हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक के मिलने से अंग बनता है और अंगों के मिलने से अंग तंत्र तथा कई अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनाते हैं। आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। तो कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। एक कोशिकीय जीवों में उनके सारी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, परंतु जो जीव बहुकोशिक होते हैं उनमें कोशिकाओं के समूहों द्वारा कार्यों को किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं द्वारा संकुचन का कार्य होता है, या पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो इस तरह समान रचना तथा उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाता है। ऊतक पौधों में भी पाए जाते हैं और ऊतक जंतुओं में भी पाए जाते हैं। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक को विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। जंतुओं में लंबाई की वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में जीवन भर वृद्धि होती रहती है, नई शाखाएं बनती रहती हैं, अर्थात पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में ही सीमित होते हैं, इनको प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, जैसे कि जड़ के शीर्ष भाग से जड़ों में वृद्धि होती है और तने के शीर्ष भाग से या कलिकाओं के शीर्ष भाग से तने में वृद्धि होती है। तो ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। देखिए, शीर्ष पे शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्विष्ट ऊतक और पार्श्व ऊतक, इनके कारण मोटाई में वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का ऊतक है स्थायी ऊतक। प्रविभाजी द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं ये शरीर में विकसित होकर और अपने विभाजित होने की क्षमता को खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करने लगती हैं। ऊतकों के इस समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। हम जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में स्थायी ऊतक देख सकते हैं। तो इस तरह से स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़ते हुए पौधे का गठन करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इनको संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे पादप ऊतक के क्या कार्य हैं। पादप ऊतक पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनको जाइलम कहते हैं। और पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करते हैं। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम दो पादप ऊतक जो कि पौधों में जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। जिस प्रकार पौधों में ऊतक होते हैं उसी तरह जंतुओं में भी ऊतक होते हैं। कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं और जंतुओं में भी कई प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पहला ऊतक है एपिथीलियम ऊतक। इसको उपकला ऊतक भी कहते हैं। एपिथीलियम ऊतक शरीर और अंगों के बाहरी स्तर को बनाते हैं। यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है।
यानी बाहर की परत इससे बनी होती है, इसीलिए इसको आवरण ऊतक भी कहा जाता है। खोखले अंग जैसे मुख गुहा, आमाशय, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाओं आदि की भीतरी सतह भी इसी ऊतक से बनी। दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे कि हड्डियों को, रक्त को इत्यादि। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ते हैं, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, उनको मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। अंतरालीय ऊतक, ये त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच बीच में तथा रक्तवाहियों यानी खून की नलियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर का ढांचा, कंकाल प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है। जबकि उपास्थि लचीली होती है, जैसे हमारे बाहरी कान का आवरण ये उपास्थि से बना हुआ है, हड्डियाँ कठोर होती हैं। तीसरा संयोजी ऊतक है रक्त। केवल यही एक ऊतक है हमारे शरीर में जो तरल अवस्था में होता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है और इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ होती हैं: लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। तीसरा ऊतक है पेशी ऊतक। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती है, उन्हें पेशी ऊतक कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। ये अंगों को गति प्रदान करते हैं। जैसे हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं तो ये पेशी ऊतक के कारण होता है। पेशी ऊतक को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति रोक सकते हैं। हम जब चाहें तब अपने हाथ पांव चाहे जिधर चाहें चला सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ। इस तरह से पेशी ऊतक को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और इन्हीं को रेखित पेशी भी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां बहुत मजबूत होती हैं और ये पेशियां कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन होना, ये सब ऐच्छिक नहीं है। ये हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं होते हैं। इसको हम शुरू या बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मूत्रवाहिनी में भी यही पेशियां पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और इनका सिरा नुकीला होता है और इनको अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है और जब तक जीवित रहते हैं तब तक हृदय में धड़कन होती रहती है, चाहे हम सोते रहें या जगते रहें। तो ये रचना में रेखित पेशी की तरह मजबूत और कार्य में अरेखित पेशी की तरह होती है, तो इसको हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। चौथा है तंत्रिका ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वयन भी स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इनको न्यूरॉन भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती हैं, इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा, लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है, इसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बन जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों के ही बने होते हैं।
शरीर की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इनका आपस में तालमेल होता है और समायोजन होता है। इसी को समन्वयन कहते हैं। जैसे यदि हमारी पाचन क्रिया ठीक से काम न करे तो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह हमारी किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? खून में उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी बाकी की जैविक क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। तो जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्र के द्वारा होता है। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। हम पहले पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। शरीर में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इन घटनाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। मस्तिष्क यानी दिमाग जो कि सिर में होता है, रीढ़ रज्जु पीठ में रीढ़ की हड्डी में रीढ़ रज्जु होती है और तंत्रिकाएं। दिमाग या मस्तिष्क यह बहुत कोमल भाग होता है जो कि कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय जो हम सोच समझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं, इसका निर्णय दिमाग द्वारा ही लिया जाता है। जैसे कि खुशबू का या कुछ सुनने का या रंगों का निर्णय, ये सब दिमाग के द्वारा होते हैं। दिमाग के कई भाग होते हैं। मनुष्य का दिमाग अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें ही सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। दूसरा है रीढ़ रज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे का भाग बेलनाकार और खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है। इसी को रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होती है। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक पतली पतली तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनसे कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अगला अंग है तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई भी उद्दीपन हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 कपाल तंत्रिकाएं और नंबर 2 रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं जो कि कपाल में होती हैं यानी खोपड़ी में होती हैं। कपाल तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करके सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, गर्म या ठंडा स्वाद लेते हैं, तो ये सब सूचनाएं कपाल तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं। ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं, यानी जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तक त्वचा में फैला रहता है। सूक्ष्म जंतुओं जैसे अमीबा और स्पंज के शरीर में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। अब हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जंतुओं में 2 तरीके से समन्वयन होता है, एक तो तंत्रिकाओं के द्वारा, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। इन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स के ज़्यादा निकलने के कारण भी शरीर में नुकसान होता है और हार्मोन्स के कम श्रवण होने के कारण भी शरीर में नुकसान होता है। इन्हीं हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ये हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल करके खून के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेश की तरह पूरे शरीर की कोशिकाओं तक संदेश पहुंचाते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे कि एड्रेनल की मात्रा जब बढ़ जाती है तब गुस्सा आने लगता है और शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए दूसरे प्रकार का हार्मोन जैसे नॉर एड्रेनल का कार्य करता है। इसी प्रकार शरीर में थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड तथा जननांग आदि ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाले मुख्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। यदि इसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो शरीर बहुत लंबा हो जाता है और इसकी कमी से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है।
पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है जो कि खून में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसकी वजह से क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। पैंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है जो कि खून में शर्करा की मात्रा अर्थात शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है। वृषण जो कि नर में होता है, इसमें टेस्टोस्टेरॉन निकलता है जो कि नर जननांग को विकसित करता है। अंडाशय ये मादा में होता है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और ये मादा जननांगों को विकसित करता है। तो इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनसे हार्मोन निकलते हैं और ये शरीर के नियंत्रण में सहायक होती हैं। अभी हमने देखा कि जानवरों में समन्वयन कैसे होता है। अब जानेंगे कि पौधों में समन्वयन कैसे होता है। पौधे में तो कोई तंत्रिका तंत्र होती नहीं है, लेकिन फिर भी पौधे जो है पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को हार्मोन्स के द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन्स पौधों में समन्वयन भी करता है, इसके साथ ही पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जैसे तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है और जड़ हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ता है। पौधों में पाए जाने वाले मुख्य हार्मोन हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ऑक्सिन के कारण कोशिकाओं में दीर्घीकरण होता है, इसके कारण तने के किनारों से शाखाएं नहीं निकलती हैं। जिबरेलिन के कारण तने के पर्व लंबे होते हैं, अंगूरों का आकार और इनके गुच्छों की लंबाई भी बढ़ाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल ये रंध्रों को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन को संचारित करने में मदद मिलती है। पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। और एथिलीन ये कच्चे फल जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। इस तरह से हमने देखा कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या काम हैं। और ये पाठ अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।